हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर टू लर्न अबाउट ओम्स लॉ, जो बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का। राइट। तो ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है। तो डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे जो रियल लाइफ एग्जांपल है रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओके, जैसे देखो ये एक बच्चा इस पर डिज़ाइन किया हुआ है, ये जनरली आप ही हो, और यहाँ पर ये एक सप्लाई वोल्टेज बैटरी से हमारा एक बल्ब कनेक्टेड है। तो बच्चों, जनरली आपने कभी सोचा है कि जब घर में सप्लाई वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट करता है तो आप तुरंत के तुरंत भागते हो चिल्लाते हुए और स्विच ऑफ कर देते हो बल्ब का, जो भी कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल एपरेटस किसी भी सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, आप उसे तुरंत बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके मन में कोई ना कोई ऐसा एक कॉन्सेप्ट पहले से बैठा हुआ है कि अगर सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बल्ब, वो हमारा फ्यूज़ हो जाएगा। तो जनरली कोई ना कोई तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो बात है सप्लाई वोल्टेज के फ्लक्चुएशन में और एपरेटस के फ्यूज होने में, कुछ ना कुछ रिलेशंस तो है। और ये हमें पहले से भी पता है, अगर हमने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है तो भी हम इतना तो जानते ही हैं कि अगर सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा तो बल्ब या कोई भी एपरेटस, हमारा इलेक्ट्रिकल एपरेटस, फ्यूज़ हो जाएगा। तो इस वीडियो में जनरली ओम्स ने यही बताया था कि सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएट होने से हमारे इलेक्ट्रिकल एपरेटस पर फ़र्क क्या पड़ता है, वो क्यों फ्यूज हो जाता है। तो जब हम ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो इस बारे में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जनरली ये फ्यूज क्यों होता है। देखो बच्चों, होता क्या है, कोई भी सप्लाई वोल्टेज हो, कोई भी जनरली जैसे इलेक्ट्रिकल एपरेटस हो, अभी हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बल्ब ले लिया है, ये रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, पंखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखो उसकी एक फिक्स्ड रेटिंग होती है, मतलब इतने एम्पियर तक ये अच्छे से ऑपरेट करेगा, और अगर उससे ज़्यादा करंट अगर इस बल्ब के अंदर आई तो ये फ्यूज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर मैंने ये आपको बल्ब के या किसी भी इलेक्ट्रिकल एपरेटस के कवर पे लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे ढंग से। तो यहाँ पर मैंने ये आपको शो कर दिया है, 240 वोल्ट का ये बल्ब है, 60 वाट इसकी पावर है, 0.25 एम्पियर करंट लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 240 वोल्ट इस बल्ब को दोगे तो 0.25 एम्पियर की करंट ये लेगा, और 60 वाट पावर जो हमारा इल्यूमिनेशन के फॉर्म में जो लाइट हमें 60 वाट की लाइट हमें ये देगा, जिसे इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। राइट। तो अब अगर हुआ क्या, सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई, ये किसी भी कारण से हो सकती है, जस्ट लाइक अ फॉल्ट इन ट्रांसफार्मर विच इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड योर होम, या कोई भी फॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से सप्लाई वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएट हुआ तो बल्ब हमारा क्या हो रहा था, फ्यूज हो रहा था, इसीलिए आप उसे क्या कर देते हो, ऑफ कर देते हो। तो जनरली होता क्या है, सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने से करंट में भी हमारा फ्लक्चुएशन होता है। मतलब अगर सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और सप्लाई वोल्टेज अगर कम होगी तो करंट भी हमारी कम होगी। तो अब सपोज करो 240 वोल्ट पर ये 0.25 एम्पियर की करंट ले रहा था, अब किसी भी कॉजेज़ की वजह से आपके ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हुआ, कुछ भी हुआ, सप्लाई वोल्टेज आपके जो घर पे आ रहा है वो 440 वोल्ट हो गया, तो अब उसके अकॉर्डिंग ये करंट लेगा, 440 वोल्ट के अकॉर्डिंग ये करंट लेगा। अब सपोज करो जो 0.25 एम्पियर की करंट आ रही थी, जिसे ये बल्ब हमारा विदस्टैंड कर सकता था, अब ये करंट हमारी हो गई 0.50 एम्पियर। राइट। अब जब करंट बढ़ गई तो फिर उतनी करंट तो ये बल्ब ले नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी तो एक कैपेसिटी है कि 0.25 एम्पियर तक की करंट ये झेल सकता है, उसी पर ये 60 वाट की पावर हमें इल्यूमिनेशन के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। अब जब करंट 0.50 एम्पियर की होगी तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़। इसके अंदर जो एलिमेंट आप देखते हो किसी बल्ब के अंदर, वो हमारा मेल्ट हो जाएगा और बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो जनरली एज अ लेमैन, अगर हम फिजिक्स नहीं भी अगर हमने पढ़ी है तो भी हमें ये पता है कि अगर सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी और हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज। तो यही बात ओम्स एक साइंटिस्ट थे जनरली, तो उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में ये बात लिखी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार बार कि व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड करंट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। उस ओम्स ने इस बात को ही एक फिजिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है, देखो, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। मतलब जो बल्ब में जो करंट फ्लो हो रही है वो सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने ये एक फिजिक्स के फॉर्म में लिख दिया, एज ए साइंस के फॉर्म में हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको अभी बता रहा था ना कि जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, उसी तरीके से इसने बोल दिया कि द करंट इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को ऊपर से अच्छे से पढ़ते हैं। ओम्स लॉ टेल्स अस अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ओम्स ने बताया
कि भैया जो वोल्टेज है ना एंड जो करंट है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ऐसे ही नहीं कि वोल्टेज बढ़ता रहे और करंट पर कुछ फर्क नहीं पड़े। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी इफेक्टिव होगी, और अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो जरूर होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम रहेंगी, मतलब जैसे टेम्परेचर सेम रहे या प्रेशर सेम रहे, इनको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अगर ये हमारी रहेंगी तो द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। कितना सिंपल है, आया ना समझ में। उसने इसी बात को जो हमने अभी आपको पहले बताया था कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, उसे एक फिजिक्स के फॉर्म में, साइंस के फॉर्म में सीधा सीधा लिख दिया कि द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स, ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो देखो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी। ये जो बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपको दे रखा है। ओके, अब देखो आपने देखा होगा इफ द एक्स इज इक्वल टू वाई तो वाई इज इक्वल टू एक्स। आपने मैथ में ये बहुत अच्छे से क्लास 9th तक सीखा होगा कि अगर एक्स वाई के इक्वल है देन वाई इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, सही है ना। तो इसी तरीके से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी देन वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब मैथ में यार एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लेना होगा, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन। तो हमने यहाँ पर वही किया है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया और प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह क्या आ गया, इक्वल का साइन। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही होगी, ऊपर तो वी और आई ही थे, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और आ गया, दिस इज कॉल्ड आर। अब ये आर जो होता है ना, इसी को कहते हैं कांस्टेंट एंड इट इज रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई, हियर आर इज अ रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।